नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडू टॉक पर, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 पर। सबसे बड़ा अपडेट देना चाहते हैं कि आखिर केजरीवाल जब जेल के अंदर पहुंच गए, एक ताज़ा सर्वे आया और उस ताज़ा सर्वे का एनालिसिस करने जा रहे हैं। केजरीवाल इस समय जेल में बंद है और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद की राजनीतिक परिस्थिति पंजाब और दिल्ली के अंदर क्या है। क्या पंजाब और दिल्ली में बीजेपी का वजूद भी बचेगा या फिर बीजेपी का वजूद भी नहीं बचेगा। एक ताज़ा सर्वे आया जिसमें यह बताया गया कि पंजाब में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है। ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये कड़वा सच है। इस एक सर्वे में तो यही मालूम चलता है। इस सर्वे में दावा किया गया कि बीजेपी जो है वो पंजाब में कड़ा टक्कर देता जा रहा है और इस सर्वे के माने तो पंजाब में बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिलने के अनुमान है। 4 से 6 सीटें उस पंजाब में, जिस पंजाब में किसान आंदोलन का असर सबसे ज़्यादा हुआ, जिस पंजाब में ये कहा जाता कि नरेंद्र मोदी का कोई वजूद नहीं, उसी पंजाब का ये सर्वे सामने आता है। पंजाब में 4 से 6 सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं 370 सीटें, तो क्या 370 सीटें ऐसे ही आने वाला है। आपको बताते चले कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं है और इसके बावजूद क्या वोट शेयर है पंजाब का, वो बता देते हैं। पंजाब में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो करीब 26% मिलने की संभावना जताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को 29%, कांग्रेस को 13%, अकाली दल को 4% वोट मिलने की उम्मीद इस ताज़ा सर्वे में बताया जा रहा है। मतलब नरेंद्र मोदी जो 370 सीटें जीतते हैं, क्या वो 370 सीटें सच में मिलने वाला है? क्या वो 370 सीटें अगर पंजाब से 4 या 6 सीटें मिलता है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 370 सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और सर्वे जो पंजाब पर आया इंडिया टीवी का, उस ओपिनियन पोल के माने तो इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी 6 सीटें जीतती दिख रही है, कांग्रेस 3 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, जबकि अकाली दल को 1 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं पंजाब की जो सियासत है, वहाँ की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, लेकिन अकाली दल को 4% वोट शेयर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सर्वे पर सवाल निशान खड़ी होती है। लेकिन इंडिया टीवी के सर्वे की बात करें तो वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 3 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, 3 सीटें बीजेपी को मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते टाइम्स नाउ के मुताबिक दिल्ली में क्या स्थिति हो सकती है। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 53% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को 29% वोट शेयर, कांग्रेस को 15% वोट शेयर मिल सकता है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रहा है, जबकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव नहीं लड़ रहा है। इससे आप पंजाब के सियासी परिस्थितियों से वाकिफ हो सकते हैं आप। तो इसके साथ ही बताते चले कि टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में सभी 7 सीटें बीजेपी की जीत होने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सर्वे हैरान कर रहा है। पंजाब वो क्षेत्र है, पंजाब वो जगह है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी का कोई वजूद नहीं। उस पंजाब में अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर है तो समझ लीजिए कि कांग्रेस से एक और राज खिसक गया, कांग्रेस से एक और राज्य कहीं ना कहीं दूर हो गया। लेकिन इसके साथ ही बता देना चाहते हैं कि पंजाब की इस समय की परिस्थिति जैसी है, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को इतने प्रतिशत वोट शेयर मिल सकता है या इतनी सीटें बीजेपी को पंजाब में मिलने जा रहा है। लेकिन सर्वे है और सर्वे तो ये कह रही है कि पंजाब में बीजेपी में होने जा रहा है, पंजाब भी भगवा में होते दिख रहा है। लेकिन चलिए साथियों, इस सर्वे के बाद हम आते हैं बिहार की सियासत पर, बिहार की राजनीति पर आते हैं। बिहार की राजनीति के परिस्थितियों से आपको वाकिफ करवाते हैं। बिहार की राजनीति में 22 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की सीधी टक्कर दिख रही है। अगर हम 22 सीटों में देखें तो 10 सीट ऐसी है जहां सीधा फाइट आरजेडी का बीजेपी से है, जबकि 7 ऐसी सीटें हैं जिसमें सीधा फाइट जो है आरजेडी का वो जेडीयू से है। मतलब बिहार की सियासत में जो परिस्थिति इस वक्त दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो प्लान इंडिया अलायंस ने बनाया था 1 to 1 का मुकाबला करवाने का, कि एक इंडिया अलायंस की तरफ से प्रत्याशी होगा और एक प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से होगा, तो इसके पीछे की गणित को समझ लीजिए। जब 1 to 1 का मुकाबला होगा तो नरेंद्र मोदी जो ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के जो वोटर है वो वोटर बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर जब एक
1-1 का मुकाबला होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती नजर आएगी। इन टॉक के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं, जब 1-1 का मुकाबला होता है तो कितने सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो जाता है। और बीजेपी फंसती कहाँ है, तो बीजेपी फंसती है क्षेत्रीय दलों से मुकाबला में। बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस आता है तो बीजेपी बड़े आसानी से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही क्षेत्रीय दलों से बीजेपी का मुकाबला होता है बीजेपी बुरी तरह से फंस जाता है। और कहीं ना कहीं विपक्ष का ये जो प्लान है कि बीजेपी के सामने 1-1 का मुकाबला किया जाए, 1-1 का मुकाबला में बीजेपी फंसेगा ही। और क्षेत्रीय दल ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी अगर आरजेडी के सामने झुकी है तो इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी को आप तभी हरा सकते हैं जब आप एकजुट रहिए। क्योंकि बीजेपी की इस प्रकार की रणनीति है, जब इंडिया अलायंस के सभी क्षेत्रीय दल या घटक दल अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि बंगाल में इंडिया अलायंस के जो घटक दल है, इंडिया अलायंस के जो साथी है वो अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बंगाल में नुकसान होने की संभावना इंडिया अलायंस को है। और ऐसी भी संभावना है कि बंगाल के सियासत में ममता बनर्जी का ये जो फैसला है वो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगी। और ममता बनर्जी जो सोचे भी नहीं है वो हो सकता है बंगाल की राजनीति में। लेकिन इसके साथ ही साथियों आपको बताते चले कि 1-1 का मुकाबला जब भी होता है तो बीजेपी बुरी तरह से फंस जाती है। इंडिया अलायंस के जो साथी है वो इसी प्रयास में लगे कि बीजेपी को फंसाया जाए, बीजेपी को मुकाबला में घेरा जाए और बीजेपी घिरती हुई नजर आएगी आने वाले चुनाव में। इसलिए मैंने कहा था कि बिहार सरप्राइज दे सकता है। लेकिन बंगाल की बात करें तो वहाँ ममता बनर्जी 42 सीटों पर अलग लड़ रही है और बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर है। तो बंगाल की राजनीति को जब आप समझिएगा, बंगाल के जो सियासी गणित है मुस्लिम क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी को हरा सकता है, बंगाल का हो या बिहार का मुस्लिम हो, मुस्लिमों के बीच एक स्पष्ट सोच है कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है मुस्लिमों का वोट एक तरफा उसी कैंडिडेट को जाता है, उसी प्रत्याशी को जाता है। सीधे शब्दों में कहें कि बंगाल में जब ममता बनर्जी 42 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया अकेले दम पर, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मुस्लिम वोट अगर बटा, कई सीटें ऐसी है बंगाल में जहाँ ध्रुवीकरण खूब होती है। ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कहाँ कर पाता है ये भी समझिए। बीजेपी ध्रुवीकरण वही कर पाता है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर मुस्लिम वोटर आधा कांग्रेस पे चला जाएगा, आधा टीएमसी के साथ चला जाएगा, तो इसमें बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए अमित शाह ने इस बार बंगाल में 33 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में यह सर्वे बताया जा रहा है कि 7 सीट बीजेपी के नाम होने जा रहा है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ तो फर्क होगा और मुझे जहां तक लगता है कम से कम 2 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। लेकिन दिल्ली का पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो दिल्ली में 7 सीटें पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ही जीता। जब आप सियासी गणित को समझिएगा, एक एक करके इलाकों में जाइएगा, खासकर मुस्लिम बहु क्षेत्रों में जाइएगा, तो बीजेपी के प्रति नाराजगी है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि हमने जो सरकारी योजना का लाभ है हिंदुओं से पहले मुसलमानों को दिया, तो बीजेपी एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी पासमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है और पासमानदा मुसलमान इस समय एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकते हैं। और पासमानदा मुस्लिम अगर बीजेपी की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो 24 की रणभूमि है वो रणभूमि में लड़ाई बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।